Hello everyone, welcome again to online session of Manolaw classes. I'm Dr. Dinesh Kumar, and in today's session I will discuss with you legal passage solving practice, यानी कि हम legal passage को या legal aptitude के passage को कितनी जल्दी, quickly and efficiently solve कर सकते हैं। ऐसा हम इसलिए आपको समझाते हैं कि देखिए जो आपका क्लैट का एग्जामिनेशन होगा उसमें 120 क्वेश्चंस आएंगे और 120 मिनट्स आपके पास होंगे। तो यानी कि आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केवल 1 मिनट ही मिलेगा। अब अगर आप उस टाइम को वेस्ट करते हैं या आप उसको प्रॉपरली नहीं पढ़ पाते हैं तो या तो आपका क्वेश्चन छूटेगा या फिर आपका क्वेश्चन गलत होगा। इसलिए पैसेज सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अब हम आते हैं आज के पैसेज पर। तो अब हम क्विकली इसको पढ़ेंगे कि क्विकली जो हमारा पैसेज है, दिस इज रिगार्डिंग द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और अमेंडमेंट से संबंधित जो प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल 368 में दिए गए हैं। आर्टिकल 368 डील्स विद द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब अमेंडमेंट करने की जो पावर है, दिस पावर इज विद द पार्लियामेंट। ये पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट कैसे अमेंड कर सकती है? पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है बाय एडिंग, ऑल्टरिंग एंड रिपीलिंग एनी ऑफ इस प्रोविजन, यानी कि किसी भी प्रोविजन को ये ऐड कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है या रिपील कर सकती है, मतलब खत्म कर सकती है। अब जनरल रूल ये है कि जब हम इसको अमेंड करते हैं तो पहला कुछ अमेंडमेंट जो होते हैं वो सिंपल मेजोरिटी से हो जाते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस जो हैं इनको केवल सिंपल मेजोरिटी के द्वारा अमेंड किया जा सकता है। कुछ प्रोविजंस को स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा अमेंड किया जाता है, और कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको को अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट इज रिक्वायर्ड, यानी कि आधे स्टेट उसको सपोर्ट करें उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को, तभी अमेंडमेंट हो पाएगा, अदरवाइज अमेंडमेंट नहीं हो पाएगा। अब ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस हैं? तो देखिए ये प्रोविजंस हैं हमारे आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, आर्टिकल 73, आर्टिकल 162, आर्टिकल 241 और आर्टिकल 279 है जीएसटी। ठीक है, तो इन प्रोविजंस को अमेंड करने के लिए हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन की आवश्यकता होती है बाय द कंसर्न्ड स्टेट। नाउ पॉइंट आता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है पार्लियामेंट की वो एब्सोल्यूट नहीं है, रादर दिस इज सब्जेक्ट टू द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, और इसको हम जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में नाम दिया डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम समझते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इस तरह के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आते हैं जिन प्रोविजंस को, जिन पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस्ड है। जैसे कि आप देखें द प्रोविजंस रिगार्डिंग डेमोक्रेसी, प्रोविजंस रिगार्डिंग द फेडरल गवर्नमेंट, जैसे कि सेक्युलरिज्म, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको की पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती। दूसरी बात ये होती है कि अमेंडमेंट दो तरह से होते हैं। एक होता है नेगेटिव अमेंडमेंट। नेगेटिव अमेंडमेंट का मतलब है कि कोई प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है और उस प्रोविजन को जो कि लोगों के बेनिफिट के लिए है उसको खत्म कर देना, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव अमेंडमेंट। दूसरा होता है पॉजिटिव अमेंडमेंट। अब पॉजिटिव अमेंडमेंट क्या होता है? कुछ हमारे प्रोविजंस दिए गए हैं वो बहुत अच्छे प्रोविजंस हैं और उनको एनहेंस करना, तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव अमेंडमेंट। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। इन अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो, पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस ए बिल टू अमेंड आर्टिकल 73 which pertains to the extent of executive power. The bill is passed with a 2/3 majority in both houses but does not receive the ratification from the at least half of the state legislature. Which of the following statement accurately reflect the outcome? यानी कि एक बिल जो है पास किया गया पार्लियामेंट में जो आर्टिकल 73 को अमेंड करना चाहता है, लेकिन इस पे जो आधे स्टेट्स हैं उन्होंने रेटिफाइड उसको नहीं किया है, तो क्या ये अमेंडमेंट वैलिड होगा या नहीं होगा? तो हमारे पास चार ऑप्शन है। देखिए जो 73 है इसमें हमने पढ़ा पैसेज में कि इसको अमेंड करने के लिए हाफ रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट की आवश्यकता है या रेटिफिकेशन बाय द हाफ ऑफ स्टेट इज नेसेसरी। तो अब हम पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, अमेंडमेंट विल बी वैलिड एंड इट हैज पास्ड इन द पार्लियामेंट। अमेंडमेंट विल बी इनवैलिड ड्यू टू द लैक ऑफ स्टेट रेटिफिकेशन।
the president can unilaterally approve the amendment despite the lack of the state ratification. Next, the amendment can still be passed by a simple majority in the Lok Sabha. तो करेक्ट आंसर इज बी, क्योंकि ये मैंडेटरी प्रोविजन है. दूसरा है, a new amendment is proposed to alter the fundamental right in parliament in the part 3rd of the constitution, but some members of the parliament argue that it threatens the basic structure doctrine. क्या पार्लियामेंट क्या आर्ग्यू करते हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है. इन दिस कंटेक्स्ट what would be the most appropriate course of action to safeguard the constitution? तो अब यहां पर फंडामेंटल राइट में जो है अमेंड करना चाहते हैं. अब क्या फंडामेंटल राइट में अमेंड करना ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या नहीं है, इसके हम ऑप्शन देखते हैं. पास द अमेंडमेंट विदाउट कंसेंट फॉर द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये गलत है. इनिशिएट जुडिशियल रिव्यू टू चेक द वैलिडिटी ऑफ द प्रपोज्ड अमेंडमेंट. थर्ड है, hold a special session to discuss the implications of the basic structure doctrine. अब यहां पर इसका आंसर होगा सी. क्यों? क्योंकि देखिए अभी जो हमारे पार्ट 3rd में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनमें कई बार ऑलरेडी अमेंडमेंट हो चुके हैं. तो अब हमने आपको बताया कि अमेंडमेंट दो तरह से होते हैं, एक पॉजिटिव वे में और एक नेगेटिव वे में. तो अब अगर अमेंडमेंट पॉजिटिव वे में होता है, अब अमेंडमेंट पार्लियामेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें ये इंफॉर्मेशन है कि वो अमेंड करना चाहती है पार्ट 3rd को, लेकिन ये हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या ये जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है ये पॉजिटिव है, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको एनहेंस करना चाहती है, या ये नेगेटिव है. हमारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है. इसलिए कानून ये कहता है कि ऐसी सिचुएशन में एक स्पेशल सेशन में इस बात को डिस्कस करना चाहिए कि क्या ये अमेंडमेंट उसके अपोजिट होगा या नहीं होगा. सो द सेकंड आंसर इज सी. थर्ड है, Suppose Parliament seeks to amend the Constitution to remove the power of judicial review. अब देखिए judicial review का मतलब ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट किसी भी अमेंडमेंट को ये चेक कर सकते हैं कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट तो नहीं है. तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब है पावर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द चेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, लीगल वैलिडिटी ऑफ अ पर्टिकुलर अमेंडमेंट proposed by the parliament. Arguing that this will expedite governance according to the basic structure doctrine, what would be likely to judicial response if this amendment is challenged in the court? तो देखिए अगर आप कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर को चैलेंज करना चाहते हैं या उसको बदलना चाहते हैं इस ग्राउंड पर कि ये जो गवर्नेंस है उसको एक्सपीडिएट करेगी, तो ये गलत है. तो अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या है. कोर्ट वुड अपहोल्ड द अमेंडमेंट एज वैलिड, ये नहीं होगा. Second, the court would reject the amendment affirming that judicial review is the part of the basic structure. ये होगा. Third, the court would refer the matter to the constitutional amendment. Basically क्या है? Constitutional Assembly. ये भी गलत है. Next time, the court would issue a state on the amendment unfit until further investigation. तो करेक्ट आंसर इसका बी है. क्यों है? कि देखिए सुप्रीम कोर्ट कभी भी अपनी जुडिशियल रिव्यू की पावर को लेने के लिए अलाउ नहीं करेगा पार्लियामेंट को. तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कभी भी इस बात को अलाउ नहीं करेंगे कि पार्लियामेंट उनकी जुडिशियल रिव्यू की पावर को ले ले, बिकॉज दिस वुड बी अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट विल आल्सो बी अगेंस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी. नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Imagine a scenario where a bill proposing amendment to the 7th schedule is passed in the parliament but is met with the opposition from several state legislatures. How does this impact the amendment's validity and what steps must be taken for it to be ratified? यानी कि 7th schedule में amendment करना चाहते हैं, अब क्या ये होगा या नहीं होगा. पहला ऑप्शन है हमारे पास, amendment is valid once passed in parliament, no further action is required. Amendment must be ratified by the resolution from at least half of the state. अब देखिए यहाँ पर जो 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल में अमेंडमेंट करने के लिए कम से कम आधे भारत के जो स्टेट्स हैं वो उसको रेटिफाई करें, उस पर अपनी कंसेंट दें, तभी अमेंडमेंट वैलिड होगा. करेक्ट आंसर इज बी. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. Consider a situation where an amendment is proposed to limit the powers of the president regarding the appointment of judges, claiming this will enhance accountability.
How does the basic structure doctrine came into play in this context and what potential legal challenge could arise? तो ये कह रहा है अगर एक सिचुएशन में वो प्रेसिडेंट की पावर को लिमिट करना चाहता है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो देखिए वैसे तो क्या होता है, अभी हमारे देश में जो जजेस का अपॉइंटमेंट है वो कॉलेजियम सिस्टम से होता है। किससे होता है? कॉलेजियम सिस्टम से होता है। और कॉलेजियम सिस्टम में सीजीआई होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी यही मेंशन है कि द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। यानी कि जब ये रिकमेंडेशन देते हैं कॉलेजियम सिस्टम के जजेस तो वो रिकमेंडेशन ऑनरेबल प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग इफेक्ट रखती है। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टेक्निकली और कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेसिडेंट ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। अब अगर पार्लियामेंट प्रेसिडेंट की इस पावर को कम करना चाहती है तो क्या ये अमेंडमेंट वैलिड होगा या नहीं होगा? अब हम देखते हैं। अमेंडमेंट वुड बी वैलिड एज इट एनहांस अकाउंटेबिलिटी इज अ लेजिटिमेट गोल। नहीं होगा। Amendment could be challenged in the court if it undermines the independence of judiciary, which is the part of the basic structure. B is the correct answer. थर्ड है हमारा the amendment must ratified by the legislature, ये हो ही नहीं सकता। And next the amendment can be passed by the simple majority, ये भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर इसका बी होगा क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। और अगर पार्लियामेंट इस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को लेना चाहती है तो ऐसा अमेंडमेंट कभी भी अलाउड नहीं होगा एंड इट विल बी द सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन प्रोपाउंडेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। सो this is the answer key and explanations of these questions. So dear students, I have discussed these 5 questions based upon a passage. Thank you very much. I will come again with more such passages. Till then, thank you very much. Goodbye.